नमस्कार। हिंदी व्याख्यान श्रृंखला में आज का शीर्षक है मॉनसून अध्ययन में उपग्रह डेटा का अनुप्रयोग। इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि उपग्रह डेटा का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं मॉनसून की परिवर्तनशीलता को समझने के लिए और इसकी निगरानी करने के लिए। सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है कि मॉनसून वास्तविकता में होता क्या है। तो यह एक ऐसी प्रणाली है जहां हवाओं और वर्षा स्वरूप में उलटफेर देखा जाता है। यह एक जलवायु संबंधी विशेषता है जो लगभग आधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को आच्छादित करता है। ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व की 65% आबादी रहती है। मॉनसून इसके अतिरिक्त सबसे सफल कृषि प्रणालियों के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध कराता है। रैमेज के द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए थे। उनके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र मॉनसून के क्षेत्र में आता है और रैमेज के इन शास्त्रीय मानदंड के अनुसार चलित हवा की दिशा जनवरी और जुलाई के बीच कम से कम 120 डिग्री तक बदल जाती है। प्रचलित हवा की दिशा जनवरी और जुलाई में कम से कम 40% समय तक बनी रहती है। औसत हवा की गति 3 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो और जो दबाव का पैटर्न होता है वह स्थिरता की कसौटी पर खरे उतरते हों। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे एक पीत वर्ण क्षेत्र दिखाया गया है और यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जो रैमेज के मानदंड को पूरा करता है, उस पर खरा उतरता है और हमारा भारतीय क्षेत्र भी इसी पीत वर्ण में आता है। इस प्रकार भारतीय मॉनसून रैमेज के मानदंड पर खरा उतरता है। यहाँ पर यह देखने योग्य तथ्य है कि मार्च और अप्रैल में भारतीय प्रायद्वीप में गर्मी शुरू हो जाती है और गर्मी की मौसम की शुरुआत के साथ साथ जो वर्ष का उच्चतम सतह का तापमान होता है वह हमें मई के महीने में देखने के लिए मिलता है। इसी समय पर समुद्री क्षेत्र की ताप क्षमता चूंकि अधिक होती है, दक्षिण की ओर से तथा भारतीय क्षेत्र के आसपास के जो महासागर और समुद्री स्थान हैं वो कम गर्म होते हैं क्योंकि समुद्र को अधिक समय चाहिए होता है गर्म होने के लिए। तो वहां पर उच्च दबाव का क्षेत्र स्थापित हो जाता है और इस प्रकार से एक मजबूत भूमि महासागर तापमान में अंतर स्थापित हो जाता है जिसको हम थर्मल कंट्रास्ट कहते हैं। भूमि की सतह के तापमान और समुद्र की सतह के तापमान में यह जो अंतर स्थापित होता है, यह तापमान प्रवणता के कारण इस क्षेत्र में हवाएं पलट जाती हैं। अपने जो इनका स्वरूप होता है, वार्षिक स्वरूप जो होता है, उससे ये विभिन्न हो जाती हैं। सामान्यतः इस क्षेत्र में जो हवाएं होती हैं वो पूर्व की दिशा से चलती हैं, परंतु मॉनसून के स्थापना के साथ साथ जब यह तापमान प्रवणता स्थापित होता है भूमि और समुद्र के बीच में, तो यह हवाएं दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी हो जाती हैं। इस समय पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको हम इस प्रकार से जानते हैं, जिसको ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यह उत्तर की ओर पलायन करता है और जैसे ही ये हवाएं जो कि उलट जाती हैं, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी बन जाती हैं, ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए नमी लेती हैं और पर्वतीय अवरोध जो कि हिमालय और हिंदू कुश के कारण होता है, यह पर्वतीय अवरोध समुद्र से आने वाली इन गर्म नम हवाओं को रोक लेता है और भारतीय भूमि क्षेत्र में यह नमी वर्षा के रूप में मुक्त होती है। इस प्रकार से जून के महीने में वर्षा का आगमन भारतीय प्रायद्वीप पर होता है और यह मौसम सितंबर तक चलता है। इसी दौरान यह आंकड़ा दिखाया गया है, यह जुलाई के महीने में NCEP पुनर्विश्लेषण डेटा के आधार पर सतह के दबाव के जलवायु संबंधी औसत के स्थानिक वितरण को दर्शाता है। यहाँ पर अगर हम कलर बार को देखें तो जो यह पीले रंग के जो क्षेत्र हैं, ये वह क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिक वायु का दबाव है और जो नीले रंग के क्षेत्र हैं वह क्षेत्र हैं जहाँ पे वायु का दबाव कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कम दबाव का क्षेत्र है, यह अधिक दबाव का क्षेत्र है
और जो वायु चलती है वो अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर जाती है, और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हवाएं पूर्व से आती थी वो मानसून के टाइम पर या तो दक्षिण पश्चिम से आती हैं या पश्चिम की दिशा से आती हैं, और इस प्रकार वो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी को लेते हुए भारतीय क्षेत्र पर आती हैं और वर्षा करती हैं। और इस तरह की ये जो व्यवस्था है, हम जो ये वायु के दबाव के क्षेत्र में अंतर देखते हैं, कम दबाव का क्षेत्र भूमि पर और अधिक दबाव का क्षेत्र समुद्री रीजन पर, तो यह जो व्यवस्था है ये जून से सितंबर तक शुरू होने वाले 4 महीने लंबे मॉनसून की ऋतु तक कायम रहती है। और इस प्रकार रैमेज का जो मानदंड है उस पर यह वायु दबाव का क्षेत्र स्थिरता की कसौटी पर खरा उतरता है। यहाँ इस चित्र में एक और उल्लेखनीय विशेषता दिखाई गई है। यह वैश्विक अवक्षेपण जलवायु विज्ञान परियोजना से लिया गया डेटा है, और यहाँ पर एक ये बैंड दिखाया गया है जो कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। यह सामान्यतः भूमध्य रेखा पर स्थित होता है और यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी होता है, क्योंकि अगर हम इन रंगों को इन कलर बार के साथ में देखें तो यह जो रंग हैं जो गुलाबी रंग के हैं या उससे अधिक गुलाबी, आपको ये ऐसे क्षेत्र दिखाई देंगे जहां पे अधिक वर्षा होती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक अधिक वर्षा के क्षेत्र को दर्शाता है। यह एक वैश्विक संरचना है क्योंकि इसे भूमध्य रेखा पर विश्व घेरने वाले उच्च तीव्रता वाले वर्षा बैंड के रूप में हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और ग्रीष्मकालीन मॉनसून के दौरान यह जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है जो कि भूमध्य रेखा पर रहता है, परंतु मॉनसून जैसे ही भारतीय क्षेत्र में स्थापित होता है यह बैंड हमें भारतीय क्षेत्र पर भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक डबल बैंड देखने के लिए मिलता है। एक अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमें समुद्र के क्षेत्र पर और एक बैंड हमें भारतीय क्षेत्र पर दिखता है। यह एक अत्यंत उपयोगी और उल्लेखनीय विशेषता है भारतीय मॉनसून की। मॉनसून के मौसमी बदलावों की विशेषता विभिन्न प्रकार के भौतिक तंत्र जो होते हैं उनके कारण उत्पन्न होती है, और इनको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इस समय पर हमें तेज मौसमी हवाएं मिलती हैं, और जो भारतीय क्षेत्र है इस क्षेत्र पर हमें ग्रीष्मकालीन में तो वर्षा मिलती है, पर यहाँ की जो सर्दियां होती हैं वो अत्यंत शुष्क होती हैं। और ये जो परिवर्तनशीलता है ये निम्नलिखित भौतिक अवयवों के कारण नियंत्रित होती हैं। तो सर्वप्रथम जो भौतिक अवयव है जो इस मॉनसून को नियंत्रित करता है इस विशेष क्षेत्र पर, वह है भूमि और समुद्र के सतह के तापमान का विरोधाभास होना। दूसरा जो भौतिक अवयव है वो है ग्रहों का घूर्णन, फिर आता है नमी और पर्वत विज्ञान। यह सभी भौतिक अवयव हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत में मॉनसून को स्थापित करने के लिए। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि मॉनसून की शुरुआत जो होती है या प्रगति होती है वो भारतीय क्षेत्र पर जून में होती है। तो इसको परिभाषित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान ने कुछ मापदंडों को निर्धारित किया है, और ये जो मापदंड है इनका उपयोग मॉनसून के आगमन यानी कि भारतीय क्षेत्र पर मॉनसून की शुरुआत की घोषणा करने के लिए किया जाता है। मॉनसून की शुरुआत के लिए जो प्रचलित शब्द यूज होता है वो हम कहते हैं ऑनसेट, मॉनसून का ऑनसेट। इसके लिए हम कुछ प्राचलों का यूज करते हैं। ये मौसमी प्राचल होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्षा, वायु और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो वर्षा है, यदि 10 मई के बाद कुछ 14 स्टेशन है, अगर इन 14 स्टेशन में से इनमें से 60% भी, जैसे कि मिनीकॉय, अमिनी, तिरुवनंतपुरम, पुनालूर, कोल्लम, अलापुजा, कोट्टयम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड, थलासेरी, कन्नूर, कुडूल और मंगलोर, अगर इन क्षेत्रों पर सिर्फ 60%, जो 60% के ये जो क्षेत्र होंगे इनमें से अगर 60% पर भी 10 मई के बाद लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा की रिपोर्ट होती है, तो केरल में बारिश के मौसम की शुरुआत की घोषणा उसके अगले दिन की जाती है। परंतु इसको घोषित करने के लिए भी अलग मानदंड भी हैं,
और उनके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो पश्चिमी हवाएं हैं, जो हवाओं की दिशा में उलटफेर होता है, और ये पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं होती हैं, इनकी गहराई भूमध्य रेखा से अक्षांश 10 डिग्री उत्तर तक तथा 55 डिग्री पूर्व से 80 डिग्री पूर्व तक इस घिरे क्षेत्र पर 600 एचपीए तक बनी रहनी चाहिए, यानी कि करीब 4 किलोमीटर सतह से ऊपर तक हमें पश्चिमी हवाएं मिलनी चाहिए इस विशेष क्षेत्र के अंदर, और आंचलिक हवा की गति 5 से 10 डिग्री उत्तर तथा 70 से 80 डिग्री पूर्व इस दबाव के क्षेत्र पर 9 से 25 पर हमें 15 से 20 नॉट्स के क्रम में होनी चाहिए। इसी प्रकार से इनसेट से व्युत्पन्न आउटगोइंग लॉन्ग वेव विकिरण का मान जो कि OLR होता है, व्युत्पन्न आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये हमें इनसेट के द्वारा मिलता है। इसका मान 5 से 10 डिग्री उत्तर और 70 से 75 डिग्री पूर्व सीमित क्षेत्र में 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि यह जो मौसमी प्राचल है OLR, यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में बादल उपस्थित हैं। अगर उपस्थित हैं, वो किस तरीके से धरती से उत्सर्जित होने वाले लॉन्ग वेव तरंग दैर्ध्य को रोक रहे हैं, और अगर ये लॉन्ग वेव तरंग दैर्ध्य रुकता है बादलों की वजह से, तो जो सैटेलाइट पे हमें जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन मिलता है वो कम होता है। सो जितना अधिक ये कम होगा, उतने ही अधिक बादल यहाँ पर उपस्थित होंगे, और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये जो एक मौसमी प्राचल है, वो वर्षा के एक प्रॉक्सी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सो ऑनसेट के अतिरिक्त, यानी कि मॉनसून की शुरुआत के अतिरिक्त एक और पैरामीटर परिभाषित किया गया है, और यह पैरामीटर होता है कि भारत पर से मॉनसून की वापसी। तो इसके लिए मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ और परिभाषाएं स्थापित की हैं। इनके अनुसार 1 सितंबर के बाद भारत के सुदूर उत्तर पश्चिमी भाग से अगर हम ये सब चीजें देखते हैं, जैसे कि लगातार 5 दिनों तक क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां कम हो जाएं या उनका अंत हो जाए, फिर निचले क्षोभ मंडल यानी कि 850 हेक्टापास्कल और उसके नीचे में प्रति चक्रवात की स्थापना हो, और उपग्रह से प्राप्त जलवाष्प इमेजरी या फिर टेफीग्राम के आधार पर हमें यह अनुमान मिले कि नमी की मात्रा भी क्षेत्र में कम होती चली जा रही है। इस प्रकार से हम मॉनसून की वापसी की घोषणा भी इस क्षेत्र पर करते हैं। सो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर यहाँ पे यह 2 मानचित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर शुरुआत और वापसी की तारीखों का जलवायु संबंधी औसत दिखाया गया है। सो ये है मॉनसून के शुरुआत और प्रगति की नई तारीखें, और ये है वापसी की नए दिनांक। सो अगर हम इस मानचित्र में देखें तो हम ये देखेंगे कि मॉनसून की प्रगति दक्षिण से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और फिर पूर्व से ये उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। इसी प्रकार से जो मॉनसून की वापसी होती है वो इसका एकदम उलट होता है। सो सर्वप्रथम हमें मॉनसून की घोषणा जो की जाती है वो होती है केरल के क्षेत्र पर 1 जून के आसपास। सो ये हमारा जलवायु निर्धारित औसत है जो कि 1 जून होता है। इस दिन ही भारत पर मॉनसून के आगमन की घोषणा की जाती है, और इसके साथ साथ में 8 दिन का कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो इन तारीखों के बीच में किसी भी दिन मॉनसून भारत के क्षेत्र पे ऊपर आ सकता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यह एक क्षेत्र है जहां से मॉनसून की वापसी सबसे अंत में होती है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि 1870 से शुरू होकर भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून में किस तरह की परिवर्तनशीलता हुई है। यह एक बहुत लंबे समय का डेटा है जो कि वर्षामापी यंत्रों से लिया गया है। 1870 से लेके 2017 तक इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, और यह आंकड़ा जो है ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सो दीर्घकालिक आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें तो औसतन भारतीय क्षेत्र में 4 महीने लंबे मौसम के दौरान लगभग 10% भिन्नता गुणांक के साथ 852.3 मिलीमीटर वर्षा मॉनसून ऋतु में होती है। और जलवायु संबंधी अगर औसत के संबंध में अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष वर्षा के प्रतिशत विचलन के आधार पर
वर्षा की विसंगतियां देखी जा सकती हैं। आप यहाँ पर ये हरे रंग के बार देखते हैं और उसी के साथ में लाल रंग के बार भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, साथ साथ नीले रंग के बार भी हैं। सो जो हरे रंग के बार हैं वो यह दिखाते हैं कि इन वर्षों में वर्षा सामान्य से काफी अधिक हुई है, और प्रचलित मानदंड के हिसाब से यह सभी वर्ष वह वर्ष हैं जो कि भारतीय क्षेत्र के लिए बाढ़ वर्षा के साल घोषित किए गए थे। और जो ये लाल रंग के बार हैं, यह वह सभी वर्ष हैं जब वर्षा का विचलन 10% से अधिक था, और यह वर्ष वो भी हैं जो कि सूखाग्रस्त या सूखे वाले मॉनसून के साल घोषित किए गए हैं। सो 1870 से लेकर अब तक हम देखें तो कुल मिलाकर जो सामान्य से अधिक वर्षा वाले साल हैं वो करीब 20 हमें मिलते हैं, और जो कम वर्षा वाले साल हैं यानी कि जो सूखे वाले साल हैं वो करीब 27 हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम सैटेलाइट डेटा सेट को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें सैटेलाइट आधारित डेटा सेट का उपयोग करना क्यों चाहिए, जबकि हमारे पास तो वर्षामापी यंत्रों के द्वारा भी वर्षा के डेटा सेट उपलब्ध हैं। तो सैटेलाइट से प्राप्त डेटा के अनुसार हमें असल में मिलता है एक उल्लेखनीय रूप से विस्तारित स्थानिक आवृत्त क्षेत्र। बीम अवरोध की समस्या नहीं होती है क्योंकि उपग्रह आकाश से पृथ्वी की ओर देखता है, इसलिए अवरोध होने की समस्या नहीं रहती है। सैटेलाइट पर जो भी उपकरण होते हैं उनके लिए अंशांकन की कम आवश्यकता होती है, और अधिकांशतः सैटेलाइट पर केवल एक उपकरण का ही उपयोग किया जाता है जो अंशांकन के लिए प्रयोग होता है। और सैटेलाइट से प्राप्त जो हमें डेटा सेट मिलता है वो जमीनी आधारित अनुमानों का पूरक भी होता है। अगर हम वर्षामापी यंत्रों को देखें तो वो हमें स्थानिक रूप से विस्तारित आवृत क्षेत्र पर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कहीं कहीं पर ही लगे हुए होते हैं, फिर उनके लिए अलग से रख रखाव भी किया जाता है, उनके लिए अंशांकन की समस्या भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त और भी वर्षामापी यंत्र होते हैं, उनके साथ भी अंशांकन की समस्या आ सकती है, और ये सभी समस्याएं हमें काफी कम हो जाती हैं अगर हम उपग्रह से प्राप्त डेटा का प्रयोग करें। यहाँ पर इस चित्र में दैनिक वर्षा परिवर्तनशीलता दिखाई गई है। यह अस्थायी मूल्यांकन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यह चित्र हर आधे घंटे में बदल रहा है, और यह वैश्विक वर्षा मिशन जीपीएम से लिया गया है। अगर आप यहाँ पर दिनांक देखें तो यह परिवर्तनशीलता हमें 4 से 11 अगस्त 2014 के बीच में दिखाई गई है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस 8 दिनों की इस अवधि में भारत के जो पश्चिमी तट है, जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसमें उच्च मात्रा की वर्षा होती है। और भौगोलिक रूप से प्रभुत्व वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट कहा जाता है, ये वर्षा की उच्च मात्रा वाला क्षेत्र है, और इस कारण से भूस्खलन और संबंधित आपदा की शुरुआत भी इस अधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में होती है। सो वर्षा की इतनी सूक्ष्म, स्थानिक और लौकिक पैमाने की निगरानी हमें स्थान विशिष्ट आपदा के प्रेरक कारणों जैसे मलबे का प्रवाह हो सकता है, यहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ भी आ सकती है, इनको समझने में सक्षम बनाता है। सो वैश्विक वर्षा मिशन इस कारण से अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि हर एक आधे घंटे में हमें बहुत ही अधिक रेजोल्यूशन पर, जो कि 10 किलोमीटर पर है, यह डेटा 10 किलोमीटर पर अवेलेबल होता है हर आधे घंटे में, तो हमें यह सभी जानकारी को समझने के लिए सक्षम बनाता है। जीपीएम के अतिरिक्त और भी अतिरिक्त डेटा सेट उपलब्ध हैं, जैसे कि जीपीसीपी है, और भी जैसे TRMM 3B42, ये सभी विभिन्न प्रकार के वर्षा के अध्ययन करने के लिए डेटा सेट यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इनका जो स्थानिक वितरण है वो भी अलग अलग है। जैसे, और ये डिपेंड करता है कि हम इस डेटा को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहते हैं। समझिए, अगर हम जलवायु संबंधी औसत निर्धारित करना चाहते हैं तो हमें एक लंबे टाइम का डेटा सेट लेना होगा। अगर हम अतिवृष्टि वाली घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा डेटा चाहिए जो कि बहुत ही उच्च कोटि का स्थानिक वितरण हमें दे, उसके साथ साथ ही वो समय भी हमें हर 30 मिनट में या उससे कम पर हमें डेटा सेट उपलब्ध कराए। सो इन डेटा सेटों के अतिरिक्त भी हमारे पास इनसेट 3D और 3DR से व्युत्पन्न भारतीय क्षेत्र पर वर्षा डेटा सेट उपलब्ध हैं, और ये डेटा सेट mosdec.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये डेटा सेट है IMR, HERAIN
ये डेटा सेट 5 किलोमीटर तक के सर्वोत्तम रेजोल्यूशन पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, पर्टिकुलरली भारतीय क्षेत्र पर, क्योंकि हमारा भूस्थैतिक उपकरण है, उपग्रह है, और आधे घंटे के अंतराल पर हमें यहाँ से डेटा उपलब्ध हो जाता है। अगर हम 3D और 3DR उपग्रहों के डेटा का एक साथ इस्तेमाल करें तो हर 15 मिनट पर हमें भारतीय क्षेत्र पर वर्षा का मापांकन करने में आसानी होगी। और इसके अतिरिक्त जो GPI डेटा सेट है, जो इस भूस्थैतिक उपग्रह के द्वारा ही मिलता है, वो भी 2013 से उपलब्ध है। इसका मतलब हम पिछले 10 साल का अध्ययन भी इस उपग्रह के डेटा के माध्यम से भारतीय क्षेत्र पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है 2022 के लिए। 2022 में ये भूस्थैतिक हमारा जो उपग्रह है इनसेट, उससे उपलब्ध डेटा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमें वायु दिखाई गई है, हवाएं, यहाँ पर रिलेटिव वोर्टिसिटी हमें दिखाई गई है, फिर ये है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, और यहाँ पर वर्षा, अलग अलग 2 तिथियों के लिए। अगर 2022 को हम देखें तो 2022 में भारतीय क्षेत्र पर मॉनसून का जो आगमन हुआ था वो 29 मई को घोषित किया गया था भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। 29 मई को हम यहाँ पर देखते हैं कि भूमध्य रेखा को पार करता हुआ प्रवाह, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जो कि जब दबाव के क्षेत्र में अंतर आता है उस कारण स्थापित होता है, तो यह भूमध्य रेखा को पार करता हुआ जो प्रवाह है बहुत अच्छे तरीके से हमारे भूस्थैतिक उपकरण ने यहाँ पर इसको दिखाया है। इस प्रवाह को सोमाली जेट भी कहते हैं। और सकारात्मक भंवर, जो कि रिलेटिव वोर्टिसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर धनात्मक है, और कम OLR और बढ़ी हुई वर्षा। यहाँ पर हम ये जो एक क्षेत्र है, जो कि हमने पूर्व की स्लाइड्स में भी देखा, ये इस विशेष क्षेत्र के ऊपर OLR की स्थिति को देखा जाता है। और यहाँ पर हम अगर कलर बार से इसको कंपेयर करें तो ये मात्रा काफी कम है, और IMD के जो स्थापित मानदंड है उनके अनुसार ये खरी उतरती है। इन 2 तिथियों में यहाँ पर OLR काफी कम पाया गया था। उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा भी काफी अधिक है। तो इस तरीके से 29 मई 2022 को भारतीय क्षेत्र पर वर्षा का आगमन या फिर ऑनसेट की उद्घोषणा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा की गई थी। यहाँ पर हमने परिचालित चित्रों को दिखाया है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि 29 मई 2022 को जो मानसून की घोषणा हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे यह वर्षा के क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। 25 मई से 30 जून तक ये इनसेट पर आधारित वर्षा और OLR के डेटा दिखाए गए हैं। ये वर्षा का डेटा है। उसके साथ साथ यहाँ पर हवा को भी प्लॉट किया गया है, और जो ये बार है ये 10 मीटर पर सेकंड की हवा को दिखाता है, और जो ये कलर बार है ये वर्षा को दिखाता है, जो कि मिलीमीटर में है। और यहाँ पर वाट पर मीटर स्क्वायर में हम OLR, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, को दिखाते हैं। तो जिस तरीके से वर्षा भारतीय क्षेत्र में पड़ रही है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि OLR कैसे कैसे कम हो रहा है। ये जो सैटेलाइट से प्राप्त हमें डेटा है, ये हमें उल्लेखनीय विशेषता को देखने के लिए काफी मददगार साबित होता है। IMD, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो स्टेशंस बताए गए हैं, उनमें से इन 4 पर हमने ये वर्षा का वितरण दिखाया है, और OLR का वितरण भी। यह जो है ये हमें दिखाता है कि 25 से 15 जून के बीच में ये वितरण किस तरीके से है। और कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, ये स्टेशन हैं जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और जो वर्षा की लिमिट IMD के द्वारा दी गई है, जो कि 2.5 मिलीमीटर से अधिक होनी चाहिए, वह यहाँ पर हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं। और जो अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, जो कि दिखाए गए हैं नीले रंग से, नहीं लाल रंग से, ये लाल वाला जो प्लॉट है ये है रेनफॉल, और जो नीला है वो OLR। तो जब वर्षा कम होती है OLR ज्यादा होता है, और जब वर्षा अधिक होती है तो OLR कम हो जाता है। यानी कि जब बादलों की अधिकता होती है उस टाइम पर हमें वर्षा अधिक मिलती है। इस प्रकार से ये जो दोनों डेटा सेट है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर 2023 में मॉनसून की प्रगति को दिखाया गया है। इस वर्ष भारतीय क्षेत्र में जब मॉनसून की शुरुआत देखी गई थी तो वो 8 जून को घोषणा की गई थी। इस बार का जो ऑनसेट था वो 8 जून को घोषित किया गया था। और जब ये ऑनसेट भारतीय क्षेत्र पर हुआ, वर्षा का आगमन जब हुआ, तो उसी समय पे अरब सागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात विपर्ट जो अभी विकसित हुआ था, जो कि हमें इस डेटा सेट में काफी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। और
इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्षा यहाँ पर बदल रही है और साइक्लोन का जो ट्रैक है उसके साथ साथ भी वर्षा को हमें देखने के लिए मिलता है, अच्छी तरीके से यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है। और चक्रवात के मार्ग में जो उच्च मात्रा में जो वर्षा है वो जो दिखता है, इसके साथ साथ भारतीय क्षेत्र में भूस्खलन के बाद और इसके जो अवशेष थे इस जो चक्रवाती तूफान के, उसके कारण से भी हमें राजस्थान के क्षेत्र में और मध्य भारत क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा देखने के लिए मिली थी। और 2 अगस्त 2023 तक उत्तर पूर्व भारत, केरल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश मौसम उपविभागों में या तो सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी। और यह जो चित्र है ये बिल्कुल अभी हाल का ही है, ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है। ये 1 जून से लेकर 13 सितंबर तक की वर्षा को दिखाता है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 13 सितंबर तक और जो भारत के ऊपर अलग-अलग मौसम के सब डिवीजन हैं, तो अधिकांश क्षेत्रों पर जो कि हरा रंग हमें देखने के लिए मिलता है, ये सामान्य वर्षा को दर्शाता है। तो अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य वर्षा हुई है। ऐसे कुछ 5 या 4 या 5-6 कुछ ऐसे सब डिवीजन्स हैं, जहाँ वर्षा सामान्य से कम हुई है। और जो गुजरात का क्षेत्र है, वेस्ट राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, यह 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अधिक वर्षा हुई, काफी अधिक वर्षा हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में हमने इस वर्ष देखा कि काफी सारी आपदाएं आई थी, बाढ़ हुआ, काफी सारे अतिवृष्टि की घटनाएं भी हुई, उसके कारण काफी सारा जनमानस की हानि भी हुई है हिमाचल प्रदेश में। और जो वेस्ट राजस्थान में हम अधिक वर्षा देख रहे हैं इस वर्ष और गुजरात में भी, इसका प्रमुख कारण तो जो विपर्जय चक्रवाती तूफान आया था शुरुआत मॉनसून के शुरुआत में ही, उस कारण से भी अधिकांश वर्षा उस समय पर हुई थी। इसमें भी अभी कुछ दिन पहले तक भी गुजरात में अच्छी खासी वर्षा देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पर ये जो 3 क्षेत्र हैं, यहाँ पर अधिक वर्षा इस वर्ष देखी गई है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉनसून के मौसम में अगर हम बहुत उच्च रेजोल्यूशन वाला दीर्घकालिक औसत को देखें और विशेष रूप से अगर हम उत्तर पश्चिमी हिमालय पर देखें, तो यहाँ पर वर्षा का वितरण किस तरीके से है। सो यहाँ पर 2 अलग-अलग तरीके के डेटा का तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है। यह जो यहाँ पर डेटा दिखाया गया है, ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जनरेटेड ये डेटा है, उनके द्वारा बनाया गया है। ये यहाँ पर दीर्घकालिक जलवायु औसत है। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो वर्षा की मात्रा है वो उत्तराखंड में अधिक है, फिर और हिमाचल प्रदेश में इस विशेष क्षेत्र के ऊपर काफी अधिक है और लद्दाख में काफी कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। जम्मू कश्मीर में भी अच्छी खासी वर्षा इस क्षेत्र पर होती है। पर ये जो डेटा है, ये इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफी कोर्सर है। और अगर इस भूस्थानिक वितरण को अगर हम यहाँ पर जो ये सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीर से कंपेयर करें, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो वर्षा के क्षेत्र है उसमें काफी स्थानिक परिवर्तन है। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये डेटा सेट कौन सा है। ये TRMM2B31 डेटा सेट है, जिसको मॉनसून के ऋतु के बीच के लिए यूज किया गया है। ये 1998 से 2013 तक उपलब्ध था और 5 किलोमीटर के समान दूरी पर यह डेटा अवेलेबल है। ये समान दूरी जो कि इसका रेजोल्यूशन है इस डेटा का। सो इस डेटा को असल में क्या किया गया है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा मापने वाला मिशन था, जिसको हम ट्रिम कहते हैं, TRMM, उष्णकटिबंधीय वर्षा मापने वाला मिशन। इसका ये डेटा है और जो डेटा इससे हमें मिलता है 2B31 वो कक्षीय दर्रे के अनुसार उपलब्ध होता है। और इस स्थानिक मानचित्र को बनाने के लिए हमने 5 किलोमीटर रेजोल्यूशन ग्रिड पर इसको प्रक्षेपित किया और फिर ये स्थानिक वितरण हमने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर हम ये जो डबल बैंड देखते हैं, उच्च वर्षा की दोहरी बैंड संरचना हमें उत्तराखंड में देखने के लिए मिलती है, जो कि इस हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट में तो मौजूद है, पर यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। इसका एक जो कारण है वो यह है कि ये डेटा का जो रेजोल्यूशन है ये है 25 किलोमीटर, पर ये जो डेटा हम यहाँ पर जो उपग्रह से प्राप्त हुआ है इसका रेजोल्यूशन 5 किलोमीटर है। तो एकदम स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे दोहरी बैंड संरचना देख सकते हैं और हिमाचल प्रदेश पे एक ही बैंड संरचना है और उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी एक ही बैंड संरचना है। सो जो मोटे रेजोल्यूशन के डेटा सेट होते हैं उसमें ये विशेषताएं छूट जाती हैं और हमें नहीं दिखाई देती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक तो इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दूसरा कारण ये है कि जो वर्षा मापी के यंत्र हैं वो कहीं कहीं स्टेशनों पर लगाए गए हैं। और अगर हम इसको कलर बार से इसकी तुलना करें इस मैप की, जिसमें कि हमने दिखाया है कि ये वर्षा मापी यंत्र हैं, तो इनका घनत्व भी इस क्षेत्र में काफी कम है। पूरे क्षेत्र पे वर्षा मापी यंत्र नहीं लगाए गए हैं और ऐसे काफी सारे क्षेत्र कहीं पे सिर्फ एक ही वर्षा मापी यंत्र है, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे 2 हैं, कुछ पे जहाँ पर 3 है।
पर यहाँ पे जो इसका घनत्व है वो एक समान नहीं है। इस कारण से हमें जो डेटा मिलता है उसकी क्वालिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि जो डेटा प्रिपरेशन में हमारे पास जितने वर्षामापी यंत्रों का डेटा जाता है उतनी ही अधिक उसकी क्वालिटी को माना जाता है। और दूसरा कारण है कि ये इसी वजह से ये डेटा भी हमें कोर्सर रेजोल्यूशन पर मिलता है, जिस कारण हमें डबल बैंड संरचना यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। अब वर्षा की परिवर्तनशीलता अलग अलग स्केल्स पर होती है। जैसे कि वर्षा के मौसम में हम देखते हैं कि हर साल से साल वहाँ पे परिवर्तनशीलता होती है, उसको हम अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता होते हैं, क्योंकि किसी वर्ष हमें सूखे का सामना करना पड़ता है, किसी वर्ष हमें सामान्य वर्षा मिलती है, किसी वर्ष हमें बाढ़ का भी सामना करना देखना होता है। तो ये अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता जो है ये वार्षिक चक्र में भिन्नताएं होती हैं जो असामान्य रूप से गीले या सूखे वर्ष पैदा करती हैं। ये जो परिवर्तनशीलता होती है ये अलग तरीके के जो भौतिक कारक हैं उनके द्वारा ये नियंत्रित होती हैं, जैसे कि ऐसों से जुड़े समुद्र की सतह का तापमान में विभिन्नता होना और हिंद महासागर में जो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता है वह भी हमारे भारतीय मॉनसून को काफी अधिक प्रभावित करती है। उसके अतिरिक्त जो एक परिवर्तनशीलता है उसको हम कहते हैं अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता, क्योंकि मॉनसून के मौसम के दौरान हमें लगातार वर्षा नहीं मिलती है। हमें कभी सक्रिय चक्र देखने के लिए मिलते हैं, कभी हमें निष्क्रिय या विच्छेदित मॉनसून चक्र देखने के लिए मिलते हैं। अर्थात कुछ दिनों में बारिश होती है, कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है, और ये जो बारिश के जो दिन होते हैं यह भी परिवर्तित होते रहते हैं। कभी 3 दिन तक अच्छी बारिश चलती है, कभी 5 दिन तक चलती है। इस तरीके से ये 20 से 40 दिन का सूखा या बाढ़ की अवधि भी इसी परिवर्तनशीलता के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त होती है दैनिक परिवर्तनशीलता, जो कि दिन के दौरान होने वाली वर्षा में उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिलता है। अगर वर्षा हो रही है तो कभी तो कहीं पे लगातार पूरे दिन वर्षा होती रहती है, और कभी भी कुछ विशेष समय होते हैं दिन में जब हमें वर्षा में उतार चढ़ाव या दिन रात के चक्र में भिन्नता देखने के लिए मिलती है। जो एक और परिवर्तनशीलता होती है वो होती है अत्यधिक वर्षा की घटना या फिर बादल फटने की घटनाएं। ये जो घटनाएं होती हैं वो केवल 5% या उससे कम ही होती हैं अगर हम पूरे मौसम में देखें। और ये जो बादल फटने की जो घटनाएं हैं ये असल में होती है अत्यधिक मात्रा में होने वाली वर्षा, जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम होती है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर यह वर्षा 100 मिलीमीटर हर घंटे के बराबर या उससे अधिक वर्षा दर में होती है तो उसको बादल का फटना माना जा सकता है। अब उपग्रह के माध्यम से वर्षा की परिवर्तनशीलता की निगरानी किस तरीके से की जाती है वह हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि वर्षा की जो परिवर्तनशीलता होती है वो होती है अंतरवार्षिक परिवर्तनशीलता। सैटेलाइट से जो हमें प्राप्त डेटा सेट मिलता है उसको हम IMD के द्वारा जो निर्धारित मानदंड है उनके अनुसार हम नॉर्मलाइज्ड यूनिट बना सकते हैं, मतलब सामान्यकृत इकाई। अगर यहाँ पे वर्षा का विचलन सामान्य रेखा से -1 ऋण 1 या धनात्मक 1 के बराबर या उससे अधिक है उन वर्षों को या तो हम बाढ़ वर्ष मान सकते हैं अगर ये 1 से अधिक है, और अगर 1 से कम है तो वो होते हैं सूखाग्रस्त वर्ष। इस तरीके से सैटेलाइट डेटा सेट का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो परिवर्तनशीलता होती है वो है अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता। जैसे कि हमने देखा कि मानसून के टाइम पर लगातार वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे अलग अलग अवधि वाली वर्षा की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि 10 से 20 दिन वाला चक्र एक होता है और एक होता है 30 से 60 दिन का चक्र। 10 से 20 दिन वाला जो चक्र हमें भारत के मानसून की अवधि में देखने के लिए मिलता है इसका प्रसार आमतौर पर पश्चिम की ओर होता है, और जो 30 से 60 दिन की आवधिकता जो होती है, जो परिवर्तनशीलता हमें 30 से 60 दिन के स्केल पर देखने के लिए मिलती है, इसका प्रसार उत्तर की ओर होता है। और काफी हद तक ये जो कनेक्ट होता है ये ITCZ का मूवमेंट होता है या उसका प्रसार, क्योंकि वो भी हमने देखा है अपने पूर्व की स्लाइड्स में कि किस तरीके से भूमध्य रेखा से जो ITCZ बैंड है वो भारतीय मौसम के समय पर उत्तर की ओर चला जाता है। जो 30 से 60 दिनों का जो चक्र होता है ग्रीष्म मानसून के दौरान यह विराम काल का प्रतिनिधित्व करता है। इस टाइम पर हम देखते हैं कि मानसून की जो सक्रियता है वो कम हो जाती है, जबकि जो 10 से 20 दिन वाला जो चक्र है वह सक्रिय चक्रों से जुड़ा हुआ होता है। और ऐसा भी देखा गया है पूर्व की कुछ स्टडीज में, इनकी कुछ जो शोध कार्य किए गए हैं पूर्व में, कि जो सक्रिय और विच्छेदित चक्र होते हैं
वह बारिश के मौसम के दौरान एरोसोल के द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। सो ये जो एरोसोल होते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित वो कण होते हैं जो कि वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि यह कण जो इसमें एटमॉस्फेयर वायुमंडल में जो उपस्थित नमी होती है उसके लिए एक सरफेस प्रदान करते हैं। उसके ऊपर ये सरफेस प्रदान करने के कारण इसको क्लाउड वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में रेन वाटर का प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर उपग्रह पर आधारित डेटा सेट को दिखाया गया है किस तरीके से जो ये अंतर मौसमी दोलन होते हैं, जो हमने अभी अभी देखा कि 10 से 20 दिन की परिवर्तनशीलता होती है और 30 से 60 दिन की परिवर्तनशीलता होती है। इसको हम काफी अच्छे से सैटेलाइट के डेटा के माध्यम से इसकी निगरानी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर का डेटा आता है, समुद्री सतह का तापमान, वह हमें सैटेलाइट से मिल जाता है। उसके अतिरिक्त हमें आउटगोइंग लॉन्ग वेव विकिरण भी मिल जाता है। अगर हम इन दोनों का अध्ययन करें, हमारे प्रायद्वीप के दोनों तरफ जो समुद्र हैं, एक अरब सागर है और एक बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों ही समुद्रों के ऊपर अगर हम अंतर मौसमी दोलन को देखें तो इनमें काफी सारी भिन्नता पाई जाती है। सो इस तरह का अध्ययन जो है वो संभव हो पाता है हमें उपग्रह से प्राप्त डेटा के साथ करने से। इसके अतिरिक्त हम सक्रिय और विच्छेदित वर्षा भी होती है, जो फिर से अंतर मौसमी जो परिवर्तनशीलता होती है उसी का है एक भाग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो संयुक्त सक्रिय चक्र को दिखाया गया है और संयुक्त विच्छेदित चक्र को दिखाया गया है। सक्रिय चक्र जब मॉनसून एक्टिव होता है, मॉनसून जब सक्रिय होता है तो हमें इन सभी क्षेत्रों पर भारत में वर्षा देखने के लिए मिलती है, और उसके उलट अगर हम विच्छेदित चक्र को देखें तो हमें वर्षा सिर्फ या तो ये जो पश्चिमी घाटे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी या फिर हिमालय के फुटहिल्स पर मिलेगी। तो इस तरह का ये जो एक विशेषता है भारतीय मॉनसून की, विच्छेदित चक्र में हमें सेंट्रल इंडिया पर रेनफॉल नहीं मिलती है, जबकि सक्रिय चक्र में हमें सेंट्रल इंडिया पर अधिक मात्रा की रेनफॉल या वर्षा देखने के लिए मिलती है। सो इन चक्रों की पहचान करने के लिए उपग्रह आधारित डेटा अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। और ये सक्रिय और ब्रेक जो होता है, सक्रिय और निष्क्रिय या विच्छेदित जो चक्र होते हैं, इसकी गणना करने के लिए हम राजीवन द्वारा परिभाषित मानदंडों को हम ले सकते हैं। और इसके अनुसार यदि हम किसी भी क्षेत्र पर अगर इसके अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि इस क्षेत्र में अपने स्वयं के दैनिक मानक विचलन द्वारा मानकीकृत औसत दैनिक वर्षा की विसंगति लगातार 3 दिनों तक रहे या उससे अधिक के लिए रहे, जो कि ऋणात्मक 1, -1 या धनात्मक 1, +1 से कम या अधिक हो, यानी कि अगर ये -1 से कम है तो वह सभी चक्र ब्रेक के चक्र कहलाते हैं। पर ये -1 जो है, यह घटना वहां पर स्थित होनी चाहिए लगातार 3 दिनों या उससे अधिक के लिए, तभी यह ब्रेक चक्र माना जाता है। और जब ये सक्रियता 3 दिन या उससे अधिक के लिए रहे तो उसको हम मानसून का सक्रिय चक्र कहते हैं। अभी इससे जस्ट पूर्व की स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पे 10 से 20 दिन की परिवर्तनशीलता होती है और 30 से 60 दिन की परिवर्तनशीलता होती है। जैसे कि पूर्व के शोध कार्य में भी बताया गया है, जो 30 से 60 दिन की परिवर्तनशीलता है वो विच्छेदित चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, बस उसके उलट जो 10 से 20 दिन की परिवर्तनशीलता है वह हमें एक्टिव स्पेल या फिर सक्रिय मानसून के चक्रों को दर्शाती है। इन परिवर्तनशीलता के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र में वर्षा आती है उसके दिनांकों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए भी कुछ प्रस्तावित प्राचल बनाए गए हैं, जैसे कि 10% वर्षा वाला एक प्राचल, 50% दर्शाने वाला एक प्राचल और 90% वर्षा को दर्शाने वाला एक प्राचल। तो अगर हम भारत के इस उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर देखें तो यह तो है जलवायु औसत, रेनफॉल का, वर्षा का औसत है। यहाँ पर जो वर्षा देखने के लिए मिलती है वो 10 से 15 मिलीमीटर तक देखी जा सकती है इस क्षेत्र के अंदर। और पिछले 40 सालों में अगर देखें तो हमें अभी हाल के सालों में देखने के लिए मिलता है कि उत्तराखंड में मानसून में वर्षा बढ़ गई है। और ये जो परिवर्तन हुआ है ये अधिकांशतः ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने के लिए मिला है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है यह सिग्निफिकेंट है। और इसी के साथ साथ अगर हम इन दिनांकों को देखें तो हाल के वर्षों में क्या हुआ है, जो 10% जो वर्षा की प्राप्ति उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होती है और उसी प्रकार से जो 50% वर्षा की प्राप्ति है, यह सभी दिनांक अब जल्दी इनका आगमन देखने के लिए मिला है हाल के 2 दशकों में। अगर सामान्यतः है हम इनका जलवायु औसत देखें तो जुलाई 5 और जुलाई 31 ये 2 दिनांक हैं
जिसके दौरान हमें कम से कम 10% और 50% मानसून की वर्षा की प्राप्ति होती है, पर अब इन दिनांकों में भी विचलन देखने के लिए हमें मिला है, जो कि इस क्षेत्र में होने वाले जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से हमें बहुत ही अधिक स्थानिक रेजोल्यूशन का डेटा प्राप्त होता है और इस डेटा से हम यहाँ पर दैनिक विश्लेषण भी कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे दैनिक विश्लेषण हम करें रेनफॉल का, विशेष रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आमतौर पर अत्यधिक वर्षा की जो घटनाएं होती हैं वो या तो देर रात होती हैं, यानी कि रात के 2:30 बजे, या फिर अधिक सुबह के टाइम पर, सुबह के 5:30 बजे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा की घटनाएं इस स्थानिक वितरण में दिखाई गई है। यहाँ पे वर्षा की तीव्रता काफी ज्यादा है, जो कि रात के 2:30 बजे होती है, और इन क्षेत्रों में हम ये देख सकते हैं ये इसका स्थानिक वितरण है। उसी प्रकार से 5:30 बजे सुबह के हमें अधिक वर्षा का वितरण इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। सो ये जो भारी वर्षाएं हैं, उसके अतिरिक्त हमें एक और चक्र देखने के लिए मिलता है, जो करीब दोपहर के 2:30 बजे और शाम के 5:30 बजे देखने के लिए मिलता है। सो ये जो वर्षा की चरम सीमा है, ये इनसे अगर हम इसका तुलना करें, यानी कि रात के 2:30 बजे और 5:30 बजे की वर्षा से दिन की 2:30 बजे और शाम के 5:30 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि जो वर्षा की तीव्रता है वो दिन के समय में कम और रात के समय में अधिक होती है। सो ये जो दोपहर वाली जो वर्षा में देखने के लिए मिलती है शाम के टाइम समय पर, इसको हम भौगोलिक वर्षा का चरम कहते हैं, और जो वर्षा हमें रात में देखने के लिए मिलती है उसे हम नॉक्टर्नल पीक्स भी कहते हैं। सो ये जो द्वितीयक शिखर है, ये भौगोलिक संरचना जो है क्षेत्र की, उससे ये नियंत्रित होता है, क्योंकि दोपहर के समय पर जो पर्वत की सतह है वह काफी गर्म हो जाती है, और इसके कारण जो वायुमंडल है उसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त संवहन होता है, और इसके कारण से कन्वेक्टिव क्लाउड संचयी बादलों को उत्पन्न करने के लिए गहरे संवहनी कोर, मीसोस्फेयर कन्वेक्टिव सिस्टम्स इस क्षेत्र पर स्थापित होते हैं। और सुबह से लेकर देर रात तक का चरम जो हमें मॉनसून के दौरान इस क्षेत्र पर देखने के लिए मिलता है, वह दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं, पर्वतीय क्षेत्र पर चलने वाली कैटाबैटिक हवाएं, गर्म नम मानसूनी हवाएं जो कि बंगाली खाड़ी और अरब सागर से आती हैं, इनके आपस के इंट्रैक्शन के कारण हमें इस तरह का स्थानिक वितरण इस क्षेत्र पर देखने के लिए मिलता है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में वर्षा की चरम सीमा देखें तो 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये हमें दिखता है हिमाचल प्रदेश में, और अगर इसकी तुलना अगर हम उत्तराखंड में करें तो 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक के क्षेत्रों में भी हमें वर्षा देखने के लिए उत्तराखंड के क्षेत्र में मिलती है। इन परिवर्तनशीलताओं के अलावा अतिवृष्टि के अध्ययन के लिए, यानी कि अत्यधिक वर्षा के अध्ययन के लिए भी उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। बल्कि उपग्रह डेटा, क्योंकि ये हमें काफी हाई रेजोल्यूशन पर डेटा प्रोवाइड करता है, और इसकी जो दिन के समय पे जो इसकी बार बार की आवृत्ति होती है वो भी काफी अधिक होती है, उस कारण से ये डेटा काफी उपयोगी साबित होता है अगर हमें अतिवृष्टि या भारी वर्षा की घटनाओं का अध्ययन करना है। सो अत्यधिक वर्षा की जो घटनाएं होती है, इसकी परिभाषा भी हम पूर्व की स्लाइड्स में भी देखें, और अगर इसको फिर से अगर हम बताएं तो यह यहाँ पर इसका एक वितरण है। रेनफॉल भी आप इसको देख सकते हैं, यह विंड्स भी हो सकते हैं, ये टेम्परेचर भी हो सकता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए यह जो प्रायिकता वितरण दिखाया गया है, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, बट ये जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। सो ये वह सभी घटनाएं हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के राइट में रहती हैं, सिर्फ 5% के टाइम पर ही, जब यह वह सभी घटनाएं हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो घटना के जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो काफी कम होते हैं। सो हमने पूर्व में भी इसकी जो परिभाषा देखी थी, ये वह घटनाएं हैं जो किसी स्थान पर वर्षा का जो सांख्यिकी वितरण है उसके आधार पर हम बर्स्टोनिस्ट परिभाषाओं के आधार पर यहाँ पर प्रमाणित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। सो ऐसा पाया गया है कि पिछले अध्ययनों में कि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को पहचान करने के लिए हम या तो एक निश्चित वर्षा सीमा का उपयोग करें, जैसे कि या तो हम 100 मिलीमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बताएं या फिर 150 मिलीमीटर पर दिन के हिसाब से। पर यह सभी जो ये थ्रेशोल्ड जो होते हैं, जो निश्चित सीमा है, ये आधारित होता है इसका सांख्यिकी वितरण किसी भी क्षेत्र के ऊपर। अगर हमें मध्य भारत में इस चीज का अध्ययन करना है तो 100 मिलीमीटर प्रतिदिन हम ले सकते हैं, पर अगर इसी तरह का अध्ययन हमें पश्चिमी घाटों पर करना है तो उसके लिए हमें वर्षा की अधिक मात्रा की
सीमा लेनी पड़ेगी, जो कि 250 मिलीमीटर या उससे अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त या तो हम यहाँ पे निश्चित वर्षा सीमा का उपयोग करें या फिर हम प्रतिशतक का यूज करें। सो 99% या फिर 99.5% या फिर 99.75% ये सब वो प्रतिशतक हैं जो कि उच्च मात्रा की वर्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो एक निश्चित वर्षा सीमा लेने के बजाय हम इस तरह के सांख्यिकी वितरण का भी उपयोग अपने अध्ययन में कर सकते हैं। अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार देखें तो यहाँ पे कुछ और भी प्राचल हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है, जो कि अधिकतम 1 दिवसीय वर्षा होती है। इसका भी हम अध्ययन सैटेलाइट डेटा के माध्यम से कर सकते हैं। अधिकतम 5 दिन की लगातार वर्षा या फिर बहुत ही अधिक गीले दिनों के कारण वर्षा, जिसको हम प्रतिशतक ले लेंगे 95%, या फिर बहुत ही अधिक गीले दिनों के कारण वर्षा जो कि 99% हो सकता है। इसके अतिरिक्त घटनाओं के नाम के अनुसार वर्षा की तीव्रता की भी एक सीमा निर्धारित की गई है। सो बहुत भारी वर्षा हम तब बोलेंगे जब वर्षा होती है 124.5 से लेकर 244.4 एक दिन के अंतर्गत। अत्यधिक भारी वर्षा उस दिन डिनोट की जाती है जब वर्षा की मात्रा 244.5 मिलीमीटर हो और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। उसको निर्धारण करने का जो पैमाना है वो है 100 मिलीमीटर प्रति घंटा। और ये जो बादल फटने की घटना है ये बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र पर होती है और इस तरह के अध्ययन करने के लिए हमें अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट का प्रयोग करना होता है, जो कि हमें सैटेलाइट के माध्यम से भी मिलता है। सो सैटेलाइट डेटा सेट का उपयोग करते हुए पश्चिमी घाट पर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का अध्ययन किया गया है। और इस प्लॉट के माध्यम से हम देखते हैं कि जो मानसून के सीजन में जो वर्षा होती है, अगर पश्चिमी घाटों को देखें तो कर्नाटका में काफी सारी वर्षा होती है और महाराष्ट्र में उससे कम, और इन दोनों क्षेत्रों के मुकाबले केरल में थोड़ी कम वर्षा यहाँ पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। ये डेटा सेट काफी हाई रेजोल्यूशन का है, जो कि 25 डिग्री दशमलव 25 डिग्री के रेजोल्यूशन पे उपलब्ध है, यानी कि हर 25 किलोमीटर पे एक डेटा हमें यहाँ पर मिलता है। और जो ये रंग की पट्टी दिखाई गई है ये वर्षा की मात्रा को प्रतिदिन के हिसाब से दर्शाता है। अगर इसी क्षेत्र पर हम अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का अध्ययन करें तो यहाँ पर 99.5 जो प्रतिशतक है वो करीब 120 मिलीमीटर पर दिन मिलता है और जो 99.75% है वो 150 मिलीमीटर के लगभग एक दिन में प्राप्त होता है। अगर इन्हीं प्रतिशतकों का हम इस्तेमाल करें और यहाँ का स्थानिक वितरण देखें तो अत्यधिक वर्षा की जो घटनाएं हैं वह हमें यह देखने के लिए मिलता है कि अत्यधिक वर्षा की घटना जो कि हाई रेनफॉल इवेंट्स हैं या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं, तो हाई रेनफॉल इवेंट्स तो हैं कर्नाटक में काफी ज्यादा, बट इसके मुकाबले अगर हम अतिवृष्टि वाली गणनाएं करने लगे तो हम ये देखते हैं कि कर्नाटक की बजाय ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हमें अधिक वर्षा की घटनाएं मानसून के सीजन के दौरान देखने के लिए मिलती हैं। सो भले ही औसत मानसूनी वर्षा तटीय कर्नाटक में अधिकतम होती है, जैसे कि हमने पूर्व के चित्र में भी देखा है, पर अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से अध्ययन करें और इसका स्थानिक वितरण देखें, क्योंकि जो यहाँ पर रंग की पट्टी में जो ये नंबर्स दिखाए गए हैं ये नंबर यहाँ पर होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। सो अगर हम इन नंबर का पूरा जोड़ कर लें और इनको कलर पट्टी से भी अगर इसको मैच करके देखें तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि तटीय महाराष्ट्र में अधिक वर्षा की घटनाएं जो कि अतिवृष्टि के सीमा में आती हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा होती हैं, जबकि मॉनसून के टाइम पर जो औसत वर्षा है वो कर्नाटका में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार से पश्चिमी घाटों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पे भी अधिक वर्षा की घटनाओं का अध्ययन किया गया है और यहाँ पर इसका स्थानिक वितरण दिखाया गया है। जैसे कि पूर्व में बताया कि अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, हम अलग अलग प्रतिशतक ले सकते हैं और उनके हिसाब से हम स्थानिक वितरण यहाँ पर उपग्रह के डेटा के माध्यम से दिखा सकते हैं, जो कि वर्षा मापी यंत्र के माध्यम से संभव होता है अगर हमारे पास हाई रेजोल्यूशन या फिर अति घनत्व की वर्षा मापी यंत्र अवेलेबल है। इस समय पर जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है वर्षा मापी यंत्रों के आधार पर, उसका रेजोल्यूशन भी 25 किलोमीटर है और यहाँ पर जो डेटा दिखाया गया है उसका रेजोल्यूशन भी 25 किलोमीटर है। और हालांकि अब इससे भी और बेटर उपग्रह से प्राप्त डेटा उपलब्ध है जो कि 10 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर आता है और हम एक लंबे समय का औसत यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम भारतीय उपग्रह के से प्राप्त डेटा का अगर प्रयोग करें तो हमें 5 किलोमीटर तक के भी समान दूरी पर डेटा उपलब्ध है और उसका प्रयोग करके भी हम इस तरह का स्थानिक वितरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पिछले काफी सालों का एक औसत है जो यहाँ पर दिखाया गया है और हम यहाँ पर ये पाते हैं कि जो 3000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे
वर्षा की जो घटना है वो थोड़ी कम होती है, पर अगर हम 3000 से नीचे वाले ऊंचाई के क्षेत्रों पर अगर आए तो अति वर्षा की घटनाएं की आवृत्ति यहाँ पर ज्यादा है। ये 3000 से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे आप लाल रंग के ये बॉक्सेस देख सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स को। सो 3000 मीटर से जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक वर्षा की घटनाएं देखी गई हैं। और अगर इन सभी प्रदेशों को हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तुलना में उत्तराखंड में अधिक वर्षा की घटनाएं होती हैं। जो अतिवृष्टि वाली घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं, और ये जलवायु औसत है। ये जो हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में वर्षा हुई है, जो इसी वर्ष में हुई है, उसका डेटा इस मानचित्र को उत्पन्न करने के लिए या व्युत्पन्न करने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक जलवायु औसत है जो कि एक वर्ष विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जलवायु औसत के अनुसार अगर हम इन भूस्थानिक वितरणों को देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कांगड़ा है, हमीरपुर है, सिरमौर क्षेत्र है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले, ये जो जगह है ये अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, और यह जलवायु औसत हमें ऐसी जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स को, जो कि बादल फटने की घटना है, उनका अध्ययन हम करना चाहें तो हम भारत के भूस्थैतिक उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह के ऊपर जो उपकरण है उनसे प्राप्त डेटा से हमें ब्राइटनेस टेम्परेचर मिलता है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन मिलती है, और रेनफॉल यानी कि वर्षा भी हमें बहुत ही अधिक 5 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे हमें प्राप्त होती है। हर 15 मिनट में हमें डेटा मिल जाता है। अगर हम दोनों उपग्रहों का इस्तेमाल एक साथ करें, यानी कि जो भारत के भूस्थैतिक उपग्रह हैं इनसेट 3D एंड इनसेट 3DR, अगर दोनों का हम एक साथ इस्तेमाल करें तो इस तरह की घटनाएं, जो कि बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जो कि बहुत ही कम समय पर एक बहुत ही छोटे क्षेत्र के अंदर होती हैं, उनकी निगरानी करने के लिए यह डेटा बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो OLR है, जो कि यह दर्शाता है कि किसी भी क्षेत्र में बादल उपस्थित हैं या नहीं, उसमें हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है जब भी हमने क्लाउड बर्स्ट इवेंट को अगर हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत। और उसी के साथ साथ जो बादल का शीर्ष है उसमें भी काफी सारी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ जो बादल के शीर्ष का तापमान है उसमें कमी आती है। तो इस तरह के जो प्राचल, मौसमी प्राचल हमें इस उपग्रह के माध्यम से मिलते हैं, यह इस तरह के अध्ययन करने के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो उच्च स्तरीय घटनाएं होती हैं अतिवृष्टि वाली, इसमें गहरी संवहनी या मध्यम स्तर के निम्बोस्ट्रेटस बादल भी इस घटनाओं के दौरान बनते हैं। अगर हम देखें इनसेट के डेटा के आधार पर और विश्लेषण करें कि यह जो डेटा है वो उसका 99.5% तक क्या बताता है, तो अगर OLR में गिरावट हमें 99.8 वॉट पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब की मिले, तो उन सभी क्षेत्रों पर लगभग ऐसा पाया गया है काफी सारे इवेंट्स का अध्ययन करने के बाद कि वर्षा की जो मात्रा हो सकती है ऐसे क्षेत्रों में वो 250 मिलीमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इन क्षेत्रों पे जहाँ पे बादल फटने की घटना होती है वहां पे बादल के शीर्ष का तापमान औसतन रूप से 207 केल्विन तक पाया गया है, और बादल के जो शीर्ष की ऊंचाई होती है वो 19.6 किलोमीटर तक पाई गई है। और ये वह सभी घटनाएं हैं जो पिछले वर्ष उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रिपोर्ट की गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2022 में उत्तराखंड में काफी सारी अतिवृष्टि की या फिर बादल फटने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। और इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमने ये देखा है कि जो भारत के भूस्थैतिक उपग्रह हैं उनसे प्राप्त डेटा अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि हमें बहुत ही अधिक रेजोल्यूशन का डेटा इन उपग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भारत के जो उपग्रह हैं इनका इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर एक IMSR करके एक एल्गोरिदम है, उससे जो उसी पे आधारित एक डेटा सेट है IMR, उसका उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर देखा है कि जो लेह में एक बादल फटने की घटना हुई थी 2010 में, उसको काफी अच्छे तरीके से इस उपकरण से प्राप्त जो वर्षा का डेटा था उसने यहाँ पर कैप्चर किया है। हम यहाँ पर देखेंगे जो वर्षा की घटना लेह में रिपोर्ट हुई थी वो करीब रात के 1-1:30 बजे के आसपास, क्योंकि ये 21 GMT है, इसमें हम 5:30 अगर ऐड करेंगे तो भारतीय समय के अनुसार यहाँ पर बादल फटने की घटना लेह रीजन पे रिपोर्ट की गई थी। और इस घटना के अगले 3 घंटे के बाद यहाँ पे वर्षा की कोई ज्यादा
सक्रियता नहीं देखी गई है और हम देखते हैं कि इसके बाद में यहाँ वर्षा करने के बाद जो ये वर्षा के बैंड है ये यहाँ से पश्चिम की ओर इनका प्रवाह हो जाता है। भारतीय जो मानसून है, जो मानसूनी वर्षा भारतीय क्षेत्र पर होती है ग्रीष्मकाल के दौरान, उसको नियंत्रित करने के लिए काफी सारे कारक हैं। कुछ कारक हैं जो कि समुद्री सतह का तापमान होता है या फिर हमारे जो हिंद महासागर है उसकी जो एक परिवर्तनशीलता है उसके द्वारा भी नियंत्रित होता है। बट इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारक हैं, जैसे कि जो एरोसोल के कण हैं, जो पार्टिकल्स वायुमंडल में पाए जाते हैं, वो भी हमारी वर्षा को काफी हद तक नियंत्रण करते हैं। ऐसा अभी रिसेंट की स्टडीज में या फिर जो अभी हाल में ही कुछ अध्ययन हुए हैं उनमें देखा गया है। और इस तरह के अध्ययन के लिए भी जो सैटेलाइट या उपग्रह से प्राप्त डेटा है वो काफी उपयोगी साबित होता है। और इस तरह के अध्ययन में दिखाया गया है कि जो दूरगामी जो परिवहन होता है हवाओं के माध्यम से, तो जो भी धूल के कण इन क्षेत्रों से उत्सर्जित होते हैं, यानी कि अरब क्षेत्रों से या मिडिल ईस्ट से, यह धूल के कण हवा के द्वारा अरब सागर तक आते हैं। और अगर हम इन धूल के कणों का भारतीय क्षेत्र पर होने वाली वर्षा, खास करके क्षेत्र के अंदर, इनके साथ में सह संबंध स्थापित करें तो यह पाया जाता है कि ये धूल के कण वर्षा को नियंत्रित करने में काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और इसको युग्मित मॉडल का प्रयोग करके भी एक अध्ययन में दिखाया गया है कि अगर पश्चिम एशिया में 7 दिनों तक धूल का दमन किया जाए तो मध्य भारतीय क्षेत्र में वर्षा का जो स्थानिक वितरण है वह व्यवस्थित रूप से कम होने लगता है। इसके अतिरिक्त ये जो पहली जो अध्ययन है इसके अतिरिक्त एक और अध्ययन किया गया है जो कि पूरा का पूरा उपग्रह से जो प्राप्त डेटा सेट है उसके द्वारा किया गया है। और उसमें यह पाया गया है कि यह जो सह संबंध है पश्चिमी एशिया से उत्सर्जित होने वाले धूल के कण और भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली वर्षा, इनका जो सह संबंध है वो 10 दिनों तक देखने के लिए मिलता है। भारतीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा को और भी अधिक कारक हैं, जैसे कि अल नीनो ला नीना, जो कि हमें प्रशांत महासागर में देखने के लिए मिलता है। और इसके अतिरिक्त है हमारा हिंद महासागर का द्विध्रुव, इनके कारण भी हमें भारतीय मौसम में परिवर्तनशीलता देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जो डेटा सेट प्रयोग किया गया है ये सेंटिनल-6 माइकल फिश उपग्रह से प्राप्त डेटा है, जो कि समुद्री सतह का डेटा दिखाता है। और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर यह दिखाता है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत अधिक गर्म पानी का यहाँ पर जमाव हो रहा है। और ये जो जमाव हो रहा है अत्यधिक गर्म पानी का, ये शुरुआती लक्षण है एक अल नीनो के बनने का। और जो इसमें जो अगर हम ये चलित चित्र देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें कुछ तरंगे देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ तरंगे हमें ये देखने के लिए मिलती हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं। और ये जो तरंगे हैं इनको केल्विन तरंगे कहा जाता है। और ये मार्च और अप्रैल के दौरान भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में हमने देखा था। और ये गर्म पानी को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो संकेत है, जो प्रशांत महासागर में ये संकेत मार्च के महीने में दिखा था, ये संकेत विकासशील अल नीनो का प्रारंभिक संकेत है। इसके अतिरिक्त क्योंकि अल नीनो भारतीय मानसून को काफी गहन तरीके से प्रभावित करता है, तो सैटेलाइट डेटा सेट हमें भारतीय मानसून के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में पूर्वानुमान लगाने में भी अत्यधिक उपयोगी साबित होता है। इसी के साथ साथ जो सैटेलाइट से हमें सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि जो समुद्री सतह का तापमान मिलता है, अगर उसका भी अगर हम अध्ययन करें तो हिंद महासागर द्विध्रुव एक ये प्रक्रिया होती है हमारे हिंद महासागर में। अगर ये सकारात्मक चरण में होती है तो भारतीय क्षेत्र पर काफी वर्षा होती है, जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। ये यहाँ का सकारात्मक चरण है। और इसका जो नकारात्मक चरण होता है इसी प्रक्रिया का, उस समय पर भारतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ड्रॉट ईयर घोषित किया जाता है और ये एक कम वर्षा वाला साल बन जाता है। तो इस तरह के जो हिंद महासागर द्विध्रुव होते हैं, इसका भी अध्ययन करने के लिए उपग्रह से प्राप्त डेटा सेट अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।